नमस्कार। एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी में आज से करीब 16-17 साल पहले जो बच्चों के साथ जाति का मामला सामने आया था, जिसमें एक दो नहीं 16-17 बच्चे जो गरीब परिवारों के बच्चे थे, उनके शव मिले थे। उस मामले में दो लोगों को पकड़ा था उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पहले यूपी पुलिस ने और फिर ये मामला सीबीआई में चला गया था। वो दो शख्स थे, मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली। कोली पंधेर के घर में काम करता था। D5 कोठी थी, नोएडा का सेक्टर 31 का मामला है, जिसके साथ में लगा हुआ इलाका निठारी का है। निठारी गांव के वो बच्चे थे। इस पूरे कांड को निठारी के नाम से जाना गया। आज इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया। कई मामलों से अब इनफैक्ट मैं अगर ऐसे कहूं कि पंधेर को तो हर मामले में बरी कर दिया गया है, अब उन पे कोई मुकदमा नहीं बना है। और अगर ये बात जब तक हम बात कर रहे हैं आप तक पहुंचेगी, हो सकता है कि मनिंदर पंधेर जेल से बाहर भी आ जाए। एक दो नहीं 17 बच्चों की मौत हुई थी उस टाइम पे, पहले गायब हुए थे बच्चे, फिर उनकी मौत हुई थी। सुरेंद्र कोली भी 12 मामलों में बरी हो गया है, अभी एक दो मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है आज के इस फैसले के बाद कि निठारी के उन 17 बच्चों का हत्यारा कौन है। अगर पंधेर और कोली ने नहीं मारा तो किसने मारा? आज 17-18 साल के बाद भी सच्चाई हमारे सामने क्यों नहीं आई है? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस खराब कर दिया? क्या नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस ने मामले की छानबीन ठीक से नहीं की? या फिर मामला जब सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने ठीक से तथ्य जज के सामने कोर्ट में नहीं रखे? क्या है पूरा मामला और क्यों पंधेर जेल से बाहर आ रहा है? वो मनिंदर पंधेर जो एक ज़माने में मीडिया में अय्याश कहा गया, नरबख्शी कहा गया और बच्चों के साथ जाति करने वाला कहा गया। आइए बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं मनिंदर सिंह पंधेर की वकील हैं मोनिशा भंडारी जी, जो इस मामले में उनकी तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी। मोनिशा जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, आपका बयान मैंने सुना आज के फैसले के बाद। आपने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की थी, आपके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं था पंधेर के खिलाफ। ऐसा क्यों कहा आपने? एक्चुअली एफआईआर होती है। जी। उसके बाद ये कि भाई एक के बाद एक एफआईआर होनी शुरू होती है, क्योंकि डेड बॉडीज मिलती हैं, उसके बाद एफआईआर होती है। सामान आइडेंटिफाई किया जाता है और मिस्टर पंडेर को इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि कोहली को अरेस्ट करना था। तो सुरेंद्र कोहली को पकड़ने के दौरान मिस्टर पंडेर को भी बयान और इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जाता है। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद होता है। पहले तो गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर होता है। फिर ये पता चलता है कि चूंकि मिस्टर पंडे उस वक्त बिजनेस में थे और लगातार ट्रैवल करते थे, तो जिन जिन दौरान के ये हत्याएं बताई जा रही हैं, जिस पर्टिकुलर डेट पे बताई जा रही है, उस दौरान पर मिस्टर पंडे ना तो नोएडा में थे और ना इस पूरे मतलब शहर में ही नहीं थे। ज्यादातर ट्रैवल कर रहे थे, कभी देहरादून पाए जाते, कभी ऑस्ट्रेलिया थे। ही वॉज नॉट देयर। नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस, सीबीआई के डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पंडेर साहब के खिलाफ चार्जशीट नहीं आई, उन्हें एग्जोनरेट कर दिया गया। फिर ये मुकदमा शुरू होता। बड़ी पायल के मुकदमे में जो चार्जशीट आई वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग में आई। उसके बाद मुकदमे शुरू होते हैं, बयान आते हैं और पंडेर साहब को 319 सीआरपीसी में समन किया जाता है। कहीं पर भी सीबीआई का केस ये नहीं था कि मेरी कहीं से भी कोई संलिप्तता थी। हमेशा से सीबीआई का स्टैंड यही रहा है कि पंडेर साहब यहाँ नहीं थे। सीबीआई ने अपनी खुद की एविडेंस सबमिट करी, एट टाइम्स पासपोर्ट, एट टाइम्स कॉल डिटेल्स, लोगों के बयान। अब हम यहाँ पर रुककर थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस की तरफ जाते हैं। फोरेंसिक एविडेंस लाई गई, नार्को एनालिसिस हुआ, पॉलीग्राफ हुआ, ब्रेन मैपिंग हुआ। कहीं पर भी किसी किस्म की कोई नेगेटिव रिपोर्ट पंडेर साहब के खिलाफ नहीं थी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, it was positive, saying that at the most you can call it a case of debauchery. That is all. He was never found involved in anything after a detailed forensic analysis.
विच इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये फोरेंसिक एनालिसिस सिर्फ डॉक्यूमेंट्री थी, नॉट बीइंग एडमिसिबल। द पर्सन हु हैड कंडक्टेड ये साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिन हुआ, it was exhibited, it was read this time in the court. Fortunately, we are very grateful to the court that they wanted to read the evidence, the narco analysis report, the brain mapping report, everything was read. उसमें कहीं कुछ नहीं पाया गया, और कोर्ट का ताज्जुब इस बात पे था कि उसके बाद भी फांसी की सजा हुई। तो ये है केस सारा। मेरा अगला सवाल आपसे है, तो क्या ये माना जाए कि जो 16-17 बच्चे गायब हुए थे 2005-2006 में, उनका कोई हत्यारा नहीं है? उनके माँ बाप को कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं? No, we are going on the track of don't kill Jessica. We are not supposed to do that. It's not that. द केस इज दैट, आप मतलब मैं थोड़ी मीडिया से भी विनती करूंगी, आप सब से करूंगी कि पहले कागज पढ़ लीजिए एक बार। कोई भी एविडेंस जो बार बार मीडिया कह रही है घर के अंदर ये पाया गया, घर के अंदर वो पाया गया, कुछ नहीं पाया गया घर के अंदर, एक तिनका नहीं पाया गया। नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज फाउंड इन द हाउस। व्हाट आर यू टॉकिंग? जो पाया गया वो नालियों से पाया गया, D5 और D6 दोनों के बाहर से। D6 किसका घर था? किडनी हत्याकांड, किडनी एक्सोस में जो किडनी रैकेट था उसके डॉक्टर का। Was it ever tried to find out? Did anyone try to find out that there could be a link that side also? कहीं क्यों ये बयान बार बार आ रहा है कि घर के अंदर से ये पाया गया, घर के कुछ नहीं पाया गया घर के अंदर से। एक बार कागज तो पढ़ लीजिए। किसी किस्म का कितना एविडेंस भी नहीं मिला घर के अंदर से। मेरा अगला सवाल आपसे है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मुनिंदर सिंह पंधेर अब बाहर आ जाएगा। वो पंधेर जिस पर एक दो नहीं कई सारे मामले चल रहे थे बच्चियों के साथ जाति करने के। देखिए 6 मामले थे, 6 मामलों में से 3 में से तो सेशंस कोर्ट ने ही छोड़ दिया ना। तो इतना हो हल्ला हुआ, एक डिटेल जजमेंट के बाद, सब देखने के बाद, सब समझने के बाद सेशन कोर्ट ने उनको बरी किया। एक में 2010 में बरी हो गए थे, 2 मुकदमों में फांसी हुई। आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि फांसी किन बेसिस पे हुई एक बार वो भी देख लीजिए। सेशंस कोर्ट के जजमेंट के लास्ट 3 पेजेस पढ़ लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फांसी क्या, ये सजा ही नहीं होनी चाहिए थी। आप एक चीज कह रहे हैं कि चूंकि मेरा घर था, चूंकि ये मेरा नौकर था, इसलिए मुझे फांसी होनी चाहिए, पीरियड। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है। एंड आई से इट विद ऑल श्योरिटी एंड ऑल कन्विक्शन। प्लीज, I request each one of you to read the judgment of conviction and read the judgment of acquittal. Not just this one, जो पहले भी माय लॉर्ड जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा ने कहा, उसको भी पढ़ के देखिए। चूंकि एक साइड का एक वर्जन है, उस वर्जन को आपने, चूंकि वो आंसुओं से भरा है, and I have all sympathies with the children who have died. Well, certainly somebody has died. But will you kill the rest of them because you feel that would have been like this? Please go through the judgment. Please read the evidence. Please read the scientific evidence. There is nothing against me, yet I have spent complete 1/4 portion of my life in jail. एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भंडारी मैम, और वो ये कि इस पूरे मामले में एक मामले में फांसी हुई है कोहली को। रिम्पा हल्दर जो बच्ची थी, उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, पहले सेशंस कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपील किया। सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा मिली है। सीबीआई के वकीलों का भी यह कहना है कि अब रिम्पा हल्दर के मामले में फांसी मिल सकती है सुरेंद्र कोहली को, तो इस मामले में भी मिलनी चाहिए थी, और हम ये मामले लेके अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, आप उसको और पढ़िएगा थोड़ा सा आगे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उस फांसी को, आफ्टर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट confirmed the sentence, they commuted that death sentence into life. Again, there is a detailed judgment. और उसी जजमेंट में जो कन्विक्शन का जजमेंट है, उसके भी लास्ट पेजेस पढ़िए, जिसमें लिखा है कि ये जो जजमेंट है, इसमें जो इंटरप्रिटेशंस है, इट्स नॉट अ बाइंडिंग. It is based on the facts and circumstances brought before the court and argued at that point of time. It does not act as binding.
because Honorable Supreme Court confirmed the judgment, and after that, the Honorable High Court of Allahabad, presided by the then sitting Chief Justice of Allahabad High Court, passed a judgment where they commuted the sentence to life imprisonment. So I think it will be too early on your part and our part to go into the reasons without even reading the judgment. We fortunately have read previous, but I would request each one of you to please read it. मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा एक वकील होने के नाते कि क्या नोएडा की पुलिस ने या फिर सीबीआई ने पूरे मामले को खराब कर दिया? उनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, बहुत क्यों कहना, मतलब अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक एक इन्वेस्टिगेशन एक तरीके का अपने तरीके का देकर और आपको एक रिपोर्ट दे रही है कि नहीं ये आदमी इन्वॉल्व नहीं है, विल यू कॉल इट वॉचिंग अप जस्ट बिकॉज दे से दैट सो एंड सो इज नॉट इन्वॉल्व? आप उस चीज को पहले जिन तथ्यों को परखा गया, चाहे वो कानून के उस पे स्टैंडर्ड्स पे हो या फैक्ट्स के स्टैंडर्ड पे हो या उन लोगों के बयान पे हो जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, चाहे वो कंप्लेनेंट हो चाहे कोई हो, एक बार उन्हें देखिए तो सही। आपकी एनालिसिस खुद कह देगी। इतना भावुकता सबके लिए जरूरी है, हर परिवार के लिए जिनके यहाँ डेथ हुई और जिनके फैमिली मेंबर घर के करता धरता पिछले 17 साल से एक जेल में है, जिनका पूरा परिवार खुद का भी खत्म हो गया क्योंकि उनके नाम के साथ बहुत कुछ जुड़ गया जो जिसका उनसे कोई सरोकार नहीं था। तो that level of sympathy and level of understanding is demanded by both the parties, not just one. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि पुलिस ने या एजेंसीज ने मामले को बॉस्ड अप कर दिया, खराब कर दिया, क्योंकि पुलिस का ही तो काम है कोर्ट में एविडेंस देना, मीडिया का काम थोड़ी है। जो एविडेंस पुलिस देगी कोर्ट में उसी बेसिस पर तो जज फैसला सुनाएंगे। रिम्पा हलदार ने सुनाया, तो दिक्कत तो एजेंसीज की है ना, पुलिस की है ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों के माँ बाप पूरी तरह से सच बोल रहे हैं ये कौन कह रहा है? क्योंकि आपको लगता है, मुझको लगता है, या जो कमेंट्स या ट्रोलर्स हैं उनको लगता है, इसलिए इतना एफर्ट तो अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझना चाहती है तो मीडिया को करना ये चाहिए कि इट इज जस्ट एन एफर्ट ऑफ रीडिंग अबाउट 1000 पेजेस, प्लीज रीड इट। आप मेरे से बात कर रहे हैं और इस बीच में आपके घर पे क्या हो रहा है आपको पता है? ये चीज नहीं पता ना। आपका सर्वेंट क्या कर रहा है आपको पता है? मैं आपसे इलाहाबाद बैठ के बात कर रही हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे पता है? नहीं ना। एक आदमी जो उस वक्त न देश में है, रिम्पा हल्दर के केस में पंडित साहब ऑस्ट्रेलिया में थे, ये he was with his niece and nephew on a beach and this media had reported that ये देखिए, गलत उस चीज को भी गलत एंगल दे दिया कि ये है वो बच्चों का सौदागर, समथिंग लाइक दैट। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको एक बात और याद दिलाऊं, जब पहला मामला रजिस्टर हुआ है जिसके बिना पर यह पूरा मामला नोएडा पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, वो पायल का था। वो पायल जो कि 15-16 साल की बच्ची थी, जो एक रिक्शे से उतरती है, जो D5 कोठी में जाती है, फिर कथित तौर पर बाहर नहीं आती है। उस पायल का फ़ोन इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 महीने के बाद, जब दिसंबर में जनवरी में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तब उस D5 कोठी से मिला था। ये पुलिस ने कहा था उस टाइम पे। सर, आप जिसकी बात कर रहे हो ना तो वो बच्ची थी, वो एक 18 साल से ऊपर लड़की थी, और उस बारे में मैं इस समय उस लड़की या उससे संबंधित कोई भी बात इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि उसके पिताजी का इंटरव्यू और उससे रिलेटेड रिपोर्ट बहुत डिटेल में आप ही के मीडिया और सारे चैनल्स पे मिल जाएगी। उसका मोबाइल किसके पास मिला, कैसे मिला, एवरीथिंग यू विल फाइंड। नथिंग वाज फाउंड इन द हाउस। The court went to the extent of asking CBI that if you could give us one drop of blood in the house, we will not spare them. There is not one drop of blood found. आप कह रही हैं कि कोर्ट ने कहा तमाम जांच पड़ताल के बाद कि एक खून का कतरा दिखा दो। अरे खून का कतरा कहां मिलेगा मैडम? ये जो बच्चे गायब हुए वो जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 के बीच की बात है, कोई एक दिन की घटना थोड़ी थी। ये मामले चलते रहे 16-17 बच्चों के, करीब करीब नहीं करते हुए भी साल भर तक। कभी एक कोई 2 महीने पहले मरा, कोई 4 महीने पहले गायब हुआ, कोई 6 महीने पहले गायब हुआ। तो कहां से ब्लड के स्टेन्स मिलेंगे, कहां से खून मिलेगा घर के अंदर? सब साफ कर दिया होगा।
क्या बात कर रहे हैं कि मतलब फोरेंसिक साइंस की जो इस वक्त की सिचुएशन है और जो नॉलेज है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज भी उतने ही साइंटिफिकली साउंड हैं जिन्होंने बाद में इन्वेस्टिगेट किया। 10-10 100-100 साल पुराने ब्लड ट्रेसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप जिस बात की बात कर रहे हो उसको फिर मैं कहूंगी यू आर हाफ इन्फॉर्म्ड, योर इन्फॉर्मेशन इज हाफ बेक्ड। जो सीबीआई का अपना केस है वो भी ये है कि घर के ऊपर के बाथरूम में ये अगर हम्म। हुआ है तो वहां हुआ है, वो भी सर्वेंट का बाथरूम था। द केस इज नॉट लाइक दिस कि घर के अंदर हुआ। ये तो मुकदमा ही नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें सुनी सुनाई है, एक से शुरू होके 100 तक पहुंच जाती है गिनती कहानी की, पर ऐसा है नहीं। आपसे मैं हम्म। एक मतलब जिसको कहना चाहिए सविनय निवेदन है कि प्लीज before you, because your statements are very important, sir. Everybody is hearing you. I request you, don't get swayed away by these things. We need to be very, very responsible when we are making some statement like this. We have to be very thorough with our paperwork, and we should have gone through before you say something. It matters more than एक what you are saying is more important than what I am saying. तो अब आप मुझे बताइए, आखिरकार ये 17 बच्चे कहाँ हैं, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, CBI should answer this question and let them answer it. Let the Noida police answer it. Because see, not just this case. I'm sure आप हर तरह से अवेयर हैं, चाहे वो आरुषि केस हो, चाहे ये हो, चाहे कोई हो. I'm sure you are aware of how things have been. So I think there should be someone else sitting and answering your questions. I'm answerable to a person who's been my client, and I think I've answered it in as much detail as possible. तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मनिंदर पंधेर आज कल में जेल से बाहर आ जाएगा? सर, नोएडा जेल में है, कब बाहर आ रहा है ये मैं नहीं कह सकती। उनको डासना जेल से नोएडा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। कब तक बाहर आएगा? आई थिंक आई कैन आई एक्सपेक्ट बाय मे टुमारो, डे आफ्टर, व्हेनेवर। हमें भी जजमेंट्स नहीं मिले, अभी जजमेंट्स अपलोड नहीं हुए, सो विल सी। अच्छा। तो क्या आपको नहीं लगता है, कानून की जानकार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि जिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने मामले की छानबीन की, अब उन पर मुकदमा चलना चाहिए कि मामले की तह तक आखिरकार क्यों जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाई, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सीबीआई हो? I don't think I'll be able to answer it at this stage, but I certainly, you have every freedom to call them and ask them, and let CBI answer their own case. Why should I answer their case? बहुत बहुत शुक्रिया मोनिशा भंडारी जी। लेकिन इस बात में आखिर में ये ज़रूर कहना चाहिए कि आखिरकार इंसाफ की दरकार क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों ये नहीं पता लगना चाहिए कि उन 16-17 बच्चों का क्या हुआ। वो जो पार्थिव शरीर के टुकड़े मिल रहे थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का शरीर का कोई अंग, किसी का चेहरा, वो किसके थे? वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्यों नहीं पता लगाया? और अगर पंधेर को और कोहली को फंसाया गया और ये लोग मासूम थे, तो ये जो जांच करता है, जांच अधिकारी हैं, इन पर मुकदमा तो और कड़ाई से बनना चाहिए कि आपने मासूमों को फंसा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।